नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की और योगी आदित्यनाथ की विजय पथ की। और आरंभ करने से पहले अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं ओंकार चौधरी जी, और अभी वीरेंद्र नाथ भट्ट जी जुड़ने वाले हैं इस विषय पर बात करने के लिए। हम आपको याद दिला दें कि 25, 26, 27 अक्टूबर को है हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, यानी कि दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024, जिसमें 80 से अधिक प्रवक्ता, लेखक, चिंतक जुड़ेंगे। आपके सामने ओंकार जी हैं, वे भी रहेंगे वहाँ पर, वीरेंद्र नाथ जी भी रहेंगे। साथ में आपको ये भी बता दें कि ये कार्यक्रम क्यों होता है। ये एक हमारा पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि काफ़ी सफलतापूर्वक चल भी रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि इसमें आप कृपया आप अपना सक्रिय योगदान करें, और योगदान करने के लिए क्राउड फंडिंग आरंभ है। उसी योगदान से ही यह कार्यक्रम सफल होगा। रजिस्ट्रेशन भी आरंभ किया जा रहा है 1 अगस्त से, तो उसमें भी आपके लिए अलग-अलग पैकेजेस हम देंगे, उसमें जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आइए चर्चा आरंभ करते हैं। ओंकार जी, योगी आदित्यनाथ जी तो अब विजय दुंदुभी बजा रहे हैं, क्या लगता है आपको? संजय जी, आपको भी और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। देखिए, बात ऐसी है कि जिस तरह की पिछले कुछ दिनों में एक मीडिया के पार्ट में चर्चाएं चल रही थी या एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो कुछ तो उसकी हवा निकल गई थी जब नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए योगी आदित्यनाथ आए उसी समय। और जिस तरह अलग से जो भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की, उस बैठक में जो स्थान और कद योगी आदित्यनाथ का तय कर दिया, बिना कुछ कहे, बिना कोई अलग से मीटिंग किए हुए उनके साथ, उनको ठीक अमित शाह के सामने अपने बाजू में बैठाया। और जो बाकी के थे वो तो दिखाई भी नहीं दे रहे थे उस मीटिंग में, उनके चेहरे फोटो फ्रेम में दिखाई भी नहीं दे रहे थे। जिनके कंधे पर बंदूक रख कर के मीडिया का एक पार्ट और सोशल मीडिया का भी एक बड़ा हिस्सा एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था। योगी आदित्यनाथ लखनऊ लौट आए और उसके बाद एक कार्यक्रम में इनके आजू बाजू बैठे हुए वो दोनों भी दिखाई दिए। और योगी आदित्यनाथ की जो बॉडी लैंग्वेज थी और कुल मिलाकर के जो उनका अपना एक तरीका है, एकदम निश्चिंत भाव से, जैसे कुछ हो ही ना रहा हो आसपास। जिनको भौंकना है वो भौंक रहे हैं और हाथी बड़ा मदमस्त चाल में जो है जैसे गुजरता हुआ जा रहा है। कुछ कुछ योगी आदित्यनाथ का वैसा ही आचरण, बिहेव और बॉडी लैंग्वेज, जिसको आजकल एक बड़ा प्रचलित सा शब्द ये है कि साहब बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, क्या था, तो उस हिसाब से भी योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से संकेत और संदेश देते हुए, रही सही जो कसर थी संजय जी, वो लव जिहाद करने वालों का जो इलाज करने के लिए वो बिल लेकर के आए हैं, उससे उन्होंने पूरी कर दी। देखिए, दो चीजों के लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं। एक तो हिंदुत्ववादी हैं, बल्कि कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, और दूसरे कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर कोई कंप्रोमाइज किसी भी लेवल पर है ही नहीं। अगर कहीं कोई जरा सा भी सुर उठाता है या कोई वीडियो में भी चैलेंज करने की कोशिश करता है, तो फिर उसके बाद उसका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर आता है। थाने में बहुत नजाकत अंदाज में वो चलता हुआ दिखाई देता है और पता लग जाता है कि उसका मुकम्मल उपचार कर दिया गया है। दो मोर्चों पर योगी आदित्यनाथ कोई कंप्रोमाइज करते नहीं है, कानून और व्यवस्था और
हिंदुत्ववादी जो उनका अपना चेहरा कह लीजिए, ब्रांडिंग कह लीजिए, एजेंडा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उनकी पहचान उससे है। और जिस तरीके से ये कंट्रोवर्सी फिर से अगेन उनके खिलाफ खड़ी करने की कोशिश की गई थी, जो कांवड़ यात्रा के मार्ग में नेम प्लेट लगाने के लिए उन्होंने कहा था किसी तरह की कंट्रोवर्सी ना हो, किसी तरह की बदमज़गी ना हो, किसी तरह की मारपीट, हिंसा का वातावरण ना बने, उसे रोकने के लिए। लेकिन जैसा रवैया हमारे सुप्रीम कोर्ट का होता है, वैसा फिर से हमें देखने को मिला और उसमें कुछ नया भी नहीं है, जो वो स्टैंड लेते रहे हैं अतीत में, वैसा ही इन्होंने फिर किया है। इसके बावजूद कम से कम योगी आदित्यनाथ एक मैसेज भेजने में कामयाब हो गए और अब जो ये कदम उठाया है, लव जिहाद करने वालों को आजीवन कारावास की सजा और इससे जुड़े हुए जो दूसरे अपराध हैं, उसमें भी सजाएं लगभग दोगुनी करने का जो प्रावधान किया गया है, इससे संकेत बहुत साफ चले गए हैं। बाहर से और पार्टी के भीतर से भी उनको जिस तरह की चुनौतियां देने की हिमाकत की जा रही थी पिछले कुछ समय से, तो एक तो जो उन्होंने नेम प्लेट वाला आदेश निकाला था उससे, और दूसरा अब ये लव जिहाद पर जो वो विधेयक लेकर के आए हैं, इससे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते संजय जी कि उनकी लोकप्रियता अब किस चरम बिंदु पर पहुंच चुकी है। ये आइए चलिए वीरेंद्र जी के पास चलते हैं। वीरेंद्र जी, आज तो विधानसभा में योगी जी का रंग कुछ अलग ही दिख रहा था ना। योगी जी का ऐसा जो आज उनका बेफिक्र अंदाज था, ऐसा हम लोगों ने शायद पहली बार देखा। आज नई बात ये हुई कि विधानसभा का सत्र शुरू होता है 11 बजे, वो 11 बजे हाउस जी। में आ गए थे और लगभग 2.5-3 घंटे बैठे रहे। और नॉर्मली कभी मुख्यमंत्री क्वेश्चन आवर में इंटरवीन नहीं करते हैं और अगर कोई बड़ा मुद्दा ना हो तो मुख्यमंत्री 0 आवर में जो एडजर्नमेंट नोटिस जब दिए जाते हैं उसमें भी इंटरवीन नहीं करते हैं। आज मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी को से हिसाब बराबर करने के लिए क्वेश्चन आवर में भी इंटरवीन किया और एडजर्नमेंट नोटिस के जवाब में भी इंटरवीन किया। रविदास मल्होत्रा ने कहा, आप जानते हैं 77 से लखनऊ में लड़ रहे हैं, छात्र संघ के चुनाव हैं, सैकड़ों बार जेल गए हैं, बहुत मारे गए हैं, 3 बार विधायक हो चुके हैं। तो उन्होंने मामला उठाया, अकबर नगर साहब बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है। तो मुख्यमंत्री ने उनको याद दिलाया कि वो अकबर नगर नहीं है, उसका नाम अब सौमित्र नगर हो गया है और वो लखनऊ की आइडेंटिटी उसको सौमित्र वन हो गया है और उसकी लखनऊ की आइडेंटिटी लखनऊ को दे दी गई है। और आप तो इमरजेंसी में जेल गए थे और आपने इमरजेंसी में इतना संघर्ष किया है, कहाँ आप फिर से जाके कांग्रेस की गोद में बैठ गए? तो वो बड़ा थोड़ा सा सिटपिटा गए रविदास मल्होत्रा। और भी और कल भी यही हुआ था, कल तो राजा भैया ने पैर भी छुए थे योगी जी के हाउस के अंदर जब जब हाउस एडजर्न था। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा और लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर भी ये आज एक नोटिस आया था, आजमगढ़ का मामला भी आया था और ये याद दिलाया मुख्यमंत्री ने कि आप ही की पार्टी का नेता जो है वो रमाकांत यादव, समाजवादी पार्टी का एमएलए है, वो जेल में है पिछले 1.5 या 2 साल से। ये अलग बात है कि 2009 में रमाकांत यादव भारतीय जनता पार्टी का आजमगढ़ से एमपी रह चुका है। आप जानते हैं 2 भाई हैं, रमाकांत और उमाकांत, ये दोनों बड़े ही बाहुबली हैं उस इलाके के और ये पार्टियां बदलते रहते हैं दोनों। तो आज ये सब बातें हुई और जो बात है आज एक नई बात ये भी हुई है कि केशव मौर्य ने भी आज ये कहा है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लोकसभा चुनाव में हमको हार का सामना करना पड़ा। तो और यही बात 14 जुलाई को राज्य कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री ने कही थी और मुख्यमंत्री के पहले मौर्य ने कहा था कि संगठन सरकार के ऊपर है। तो कुछ लोगों को ये भ्रम हो गया कि शायद दिल्ली में जेपी नड्डा मोदी के बॉस हैं क्या। तो ये तो आज जो है थोड़ा सा भ्रम उन्होंने दूर किया। और कल भी एक घटना हुई थी, उत्तर प्रदेश अति पिछड़ा वर्ग मोर्चे की बैठक हुई थी, तो कल उसमें मुख्यमंत्री गए थे। तो मुख्यमंत्री के पहुंचने के 1 मिनट से कम समय के पहले केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक वहां से बाहर आ गए थे। तो ये बात तो अब आम आदमी को भी मालूम हो गई है कि ये लोग खुद अपने स्तर पर इनका ये राजनीतिक कद नहीं है
ये इतने बड़े फैसले कर लें, और ये जो अखिलेश यादव की बात है कि ये दिल्ली के जो है ये मोहरे हैं और ये वाईफाई के पासवर्ड हैं, ये बात अब साबित हो गई है। लेकिन ये 1952 से लेकर आज तक का ये इतिहास है कि नेहरू जी। भी गोविंद बल्लभ पंत जैसे कद के नेता को यहाँ पे झेल नहीं सके थे और उनको उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में बुला लिया था। संपूर्णानंद को भी मुख्यमंत्री पद से हटाया था, राजस्थान गवर्नर बनाया था। उसके बाद इंदिरा गांधी ने जो है यहाँ से हटाया कमलापत त्रिपाठी को, फिर हटाया हेमंत बहुगुणा को, और वीपी सिंह ने खुद इस्तीफा दे दिया, और फिर एक बिना रीढ़ का आदमी ले आए श्रीपति मिश्रा, जो मूल रूप से चौधरी चरण सिंह के आदमी थे। उसके बाद फिर नारायण दत्त तिवारी को ले आए, उनके बारे में तो मशहूर ही था, ना नर हूं ना नारी, मेरा नाम है नारायण दत्त तिवारी। तो ये उनके बारे में मशहूर था। और आपको याद हो, जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी तब चौधरी चरण सिंह ने भी एक ऐसे आदमी का चुनाव किया था जो पहली बार सांसद बना था आजमगढ़ से, राम नरेश यादव। बहुत सीधे व्यक्ति थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील थे, सांसद हो गए थे जनता पार्टी की हवा में। तो और 1989 में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे और वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो लगातार वीपी सिंह जो है कोई ना कोई साजिश कर रहे थे और वो मुख्यमंत्री ना बनने पावे, इसका भरपूर प्रयास दिल्ली की ओर से किया गया था। अजीत सिंह ने यहाँ इलेक्शन लड़ा था लखनऊ में, लेकिन विधायक दल की बैठक में मुलायम सिंह जीत गए थे। कल्याण सिंह 91 में बने, तब भी अटल जी से उनके टेंशन तभी शुरू हो गए थे 98 में, तो वो और मुखर हो गए जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर हो गए, और अंततः जो है कल्याण सिंह को हटना पड़ा। और उन्होंने यहाँ तक बयान दे दिया था कि इस देश को टायर्ड और रिटायर्ड नेता चला रहे हैं। और तो उसके बाद अटल जी ने जवाब दिया कि अब ना टायर्ड और ना रिटायर्ड, अगला चुनाव अब अडवाणी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो पूरी पार्टी अटल जी के पैर में लौट गई थी। आपको याद होगा 99 में घटना हुई थी दिल्ली में, अटल जी कहीं विदेशी यात्रा से दौरे थे। तो ये एक लंबा इतिहास रहा है कि यूपी में किसी भी एक खुद मुख्तार सूबेदार को दिल्ली की सत्ता बर्दाश्त नहीं करती। और एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, वीर बहादुर सिंह और गुलाम नबी आजाद 1985 में भोपाल भेजे गए थे अर्जुन सिंह से इस्तीफा दिलाने के लिए। और वीर बहादुर सिंह ये बात सुनाते थे लखनऊ में कि उन्होंने कहा कि राजीव गांधी चाहते हैं कि माधवराव सिंधिया को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो तब तो मोबाइल फोन था नहीं, उन्होंने कहा लीजिए ये फोन रखा है, आप मेरी बात करा दीजिए राजीव गांधी से। राजीव और वीर बहादुर सिंह और गुलाम नबी आजाद 3 दिन भोपाल में बैठे रहे, लेकिन वो राजीव गांधी की अर्जुन सिंह से बात नहीं करा पाए। अंततः मोतीलाल वोरा वॉज ए कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट। तो ये एक पॉलिटिकल वॉर है। और इस बार एक बात और हुई है जो कोई खुल के कह नहीं रहा कि अब की बार 400 पार, ये नारा नरेंद्र मोदी का था, योगी आदित्यनाथ का नहीं था। और सीटें आई 240 और यूपी में आप अटक गए 33 के ऊपर। तो मोदी की चुनरी में जो दाग लग गया है, अब वो काम सौंपा गया है योगी आदित्यनाथ को। तो आप टोपी योगी को कैसे पहना सकते हैं भाई? ये सब नारा आपका था। और यहाँ के जो पॉलिटिकल एकेडमिक लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये नहीं बताया कि आपको 400 पार क्यों चाहिए, इसका पॉलिटिकल लॉजिक क्या है। आखिरकार 303 सीटें रहते हुए आपने अयोध्या में मंदिर बनवा लिया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी कर ली, और पहले शिलान्यास कर दिया उसके पहले तो, और आपने आर्टिकल 370 भी समाप्त कर लिया, आपने ट्रिपल तलाक का कानून भी बना दिया। तो सारा काम तो आपने कर लिया। अब आपको 400 पार क्यों चाहिए? एक इसके लिए जनता के लिए सुपाच्य आपको पॉलिटिकल लॉजिक देना चाहिए था। और 31 मार्च तक समाजवादी पार्टी के लोग भी पीडीए को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। आपके 400 पार के राय से पीडीए जो है बिल्कुल लाइक ए फोनिक्स खड़ा हो गया और उनको मौका मिल गया, देखो ये संविधान को खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। अयोध्या में बीजेपी कैंडिडेट लल्लू सिंह का बयान आ गया, अब की बार 400 पार हम जीतेंगे और हम संविधान को खत्म करेंगे। तो अब ये जो नरेंद्र मोदी का जो अश्वमेध यज्ञ चल रहा था पिछले 10 साल से, तो यूपी में जो उसको ब्रेक आ गया है, अब उस ब्रेक की टोपी किसको पहनाई जाए। तो ये सारी एक्सरसाइज जो आप चल रही है, और जो 7 जुलाई को योगी आदित्यनाथ ने शुरू की थी मंडली बैठक की, और 14 जुलाई को राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई, फिर 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक हुई, और फिर जो है फॉर द पब्लिक कंजम्पशन एंड पीआर एक्सरसाइज योगी जी को मुख्यमंत्री के बगल में बिठाया। लेकिन ऐसा फोटो कोई नहीं आया कि योगी आदित्यनाथ जो है अमित शाह को गुलदस्ता दे रहे हों या नरेंद्र मोदी को गुलदस्ता दे रहे हों या उनकी 1-to-1 मीटिंग हो रही हो। तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि बीजेपी को यह तय करना है कि जो आपका रिकवरी प्लान है,
जो आपको सेटबैक लगा है लोकसभा चुनाव में, पारसी और कुर्मी वोट आपसे खिसका है, तो उस रिकवरी प्लान का, उस रिकवरी की स्ट्रेटेजी का योगी आदित्यनाथ हिस्सा है कि नहीं है? दिस बीजेपी हैज टू स्टेट इन वेरी क्लियरली, इन कैटेगोरिकल ब्लैक एंड व्हाइट टर्म्स। और ये बात साफ, और योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से तो साफ कर दी है कि 10 विधानसभा सीटों पे जो उपचुनाव होना है, उन्होंने 10 समितियां बना दी हैं हर क्षेत्र के लिए, और प्रत्येक सीट पे उन्होंने 3 मंत्रियों को लगाया है। तो योगी आदित्यनाथ ने तो ये संदेश दिया कि उन्होंने कमान ले ली है। और जिस तरीके का एक फेक डिवाइडिंग लाइन खींची गई है संगठन और सरकार के बीच में, जो केशव मौर्य कोशिश कर रहे थे, ये लाइन बड़ी फेक है और बड़ी इमेजिनरी है, और ये लाइन संभव नहीं है यूपी ऐसे स्टेट में। और एक बात लोग भूल जाते हैं, यूपी लंबे समय तक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के शासन में रहा है, और यहाँ पे भैया जी, पापा जी, चाचा जी, ताऊ जी और बहन जी का राज रहा है। तो यहाँ के लोगों को नेशनल पार्टी के रूल में, उसके अनुशासन में, उसके पॉलिटिकल तहजीब में रहने का लोग अब रिवाज भूल चुके हैं। 89 में आखिरी बार कांग्रेस थी यहाँ पे, और उस समय राजीव गांधी की कांग्रेस थी, और आज की कांग्रेस से बहुत बेहतर थी। तो और लोगों को ये अंदाजा नहीं है कि जिस तरीके से मायावती ने एक व्यक्ति ने फैसला कर लिया और 21 चीजें मिले बेच दी, ऐसा फैसला यूपी के योगी आदित्यनाथ नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी बीइंग ए नेशनल पार्टी, इट हैज ए स्ट्रक्चर्ड हायरार्की एंड लीडरशिप, और किस लेवल पे क्या निर्णय होना है ये यहाँ तय होता है। और मोदी का भी एक बॉस है, वो है आरएसएस। तो यहाँ पे कोई एक व्यक्ति बॉस नहीं है। ये बात अभी इस देश के, यहाँ लखनऊ की मीडिया को भी समझ में नहीं आती है, और ना ही जो सो कॉल्ड जो एक्सपर्ट दिल्ली में बैठे हुए हैं उनको समझ में आती है। तो इंडिविजुअल्स के बल पे पार्टियां चलती हैं, रीजनल पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टी नहीं चल सकती। ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी ने के पास ज्यादा कंट्रोल है पार्टी के ऊपर ऑल इंडिया लेवल पर। इतना कंट्रोल तो इंदिरा गांधी का भी नहीं था। राजस्थान के गवर्नर थे वसंत दादा पाटिल इंदिरा गांधी के जमाने में, और इंदिरा गांधी से मिलने गए हो तो उन्होंने कहा जरा तुम मिलने ना, बाहर बैठा हुआ है आर के धवन। उन्होंने कहा कौन आर के धवन? मैं नहीं मिलता किसी आर के धवन से। और अल्टीमेटली इंदिरा गांधी को शालिनी ताई पाटिल को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था महाराष्ट्र का। वो बड़े नेता थे वसंत दादा पाटिल, आप जानते हैं। तो इंदिरा गांधी को भी जो है बहुत मैनेज करना पड़ता था। राजीव गांधी के जमाने में हरदीप जोशी को बुलाया गया, भाई आइए, और फिर राजीव गांधी ने बोला भाई जरा तुम जरा बाहर जाके बूटा सिंह से मिलते हुए जाना। अब बूटा सिंह ही रिफ्यूज। तो कौन बूटा सिंह? मैं नहीं मिलूंगा किसी बूटा सिंह से। और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बाद में बड़ी मुश्किल से उन्होंने इस्तीफा दिया। तो नरेंद्र मोदी को अब तक ऐसी किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा है किसी भी राज्य से। और उन्होंने राजस्थान में जो 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 मैडम सिंधिया थी, उन्होंने भी शांति से हथियार डाल दिए, उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया। लेकिन योगी जी के संग मामला बिल्कुल उल्टा है। योगी जी के लिए समर्थन केवल यूपी से नहीं पूरे देश से आ रहा है। सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, वो लोग बहुत नाराज हैं, लोग, इनको अंदाजा हो गया है। तो हटाए उनका तो उनका तो मठ है, वो वहां चले जाएंगे, और वो मठ में व्यस्त है तो उनके पास बहुत काम है। तो योगी जी उस तरीके की पॉलिटिकल फाइट बैक नहीं करने वाले हैं कि अच्छा, लोगों की आदत वही सोचने वाली है रीजनल पार्टी वाली कि वो कल्याण सिंह की तरह अपनी पार्टी बना लेंगे, वो ठाकुरों की पार्टी बना लेंगे, वो हिंदुओं की पार्टी बना लेंगे, वो हिंदू युवा वाहिनी को रिवाइव कर देंगे। यहाँ पे किसी को ये नहीं पता है कि हिंदू युवा वाहिनी का गठन किस संदर्भ में हुआ था। 90 में अयोध्या के मूवमेंट जब अपने चरम पे था, मंडल लागू हो गया था, सपा बसपा का वो जो है जवानी का जो है चरमोत्कर्ष था, और इतना जबरदस्त मुस्लिम अपीसमेंट हो रहा था कि सिद्धार्थनगर में, बस्ती में, महाराजगंज में, गोरखपुर में, आजमगढ़ में, मऊ में मुस्लिम वर ऑन सो ऑफेंसिव कि कोई उनके सामने खड़े होने को तैयार नहीं था। इवन बीजेपी खड़े होने को तैयार नहीं थी। केवल योगी आदित्यनाथ ने उस समय मोर्चा लिया था। और आपको याद होगा 2005 में अब जब आगे बात करेंगे, वापस जी। चलते हैं जरा हम थोड़ा ओंकार जी के पास। ओंकार जी, कल का जो दृश्य अभी इंगित किया वीरेंद्र जी ने, जिसमें समाजवादी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे आरजेडी के हों, चाहे आरएलडी के हों, सारे के सारे लोग जो थे वो महाराज जी के पैर छू रहे थे। अब इसको देखते हुए अब ये सब लोग है कि राजा भैया ने पैर छुए उनके। अब राजा भैया वो हैं जो अमित शाह बेचारे ट्राई करते रह गए कि किस तरह से राजा भैया को मैनेज करें, लेकिन कर नहीं पाए। इसका मतलब अमित शाह राजा भैया को मैनेज तो करना चाहते थे, लेकिन योगी जी की सहायता नहीं लेना चाहते थे।
क्या यही कारण है कि इनके जो है वो 33 सीटें रह गई? देखिए 33 सीटों पर तो हम लोग कई बार प्रोग्राम्स में डिस्कशन कर चुके हैं और वो मोटे-मोटे कारण सब समझ में आ भी चुके हैं। अति आत्मविश्वास, ऐसे प्रत्याशी थोपे गए जिनके बारे में कुछ ऐतराज योगी जी की तरफ से भी गए थे, उनको चेंज नहीं किया गया। प्रत्याशियों के चयन में भी मुख्यमंत्री की जो है राय ली नहीं गई। इसके अलावा वही जो अभी बात हो रही थी 400 पार क्यों चाहिए, 400 पार का नारा, और जो बात निकल कर के आ रही है और जो अब ऊपर तक पहुंच गई है, बता दी गई है, इस बार बीजेपी के कैडर में भी और आरएसएस के कैडर में भी निराशा का भाव था। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले, ना कैंपेन के लिए, ना पर्चियां बांटने के लिए, ना कोई फोन से किसी को कांटेक्ट कर रहा था। कारण चाहे जो रहा हो, लेकिन जेपी नड्डा के बयान को कहते हैं कि उसकी वजह से आरएसएस थोड़ा सा नाराज था, पर और बहुत सारे कारण होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही वजह से ऐसा होता है। जहां तक राजा भैया का प्रश्न है, राजा भैया से योगी आदित्यनाथ के अलग तरह के ही संबंध हैं। एक सम्मान का भाव है। राजा भैया योगी आदित्यनाथ का बहुत सम्मान करते हैं और योगी आदित्यनाथ का सम्मान केवल राजा भैया या भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेता नहीं करते हैं, विरोधी दलों के एमएलए भी और सीनियर नेता भी करते हैं। ये तो जिसका जिक्र वीरेंद्र जी ने किया है कि शून्य काल में भी और दूसरी उस मौके पर भी आज योगी आदित्यनाथ और कल भी जिस तरह किलकारी मार मार करके हंस रहे थे और कुछ एमएलए की खिंचाई भी कर रहे थे, व्यंग भी कर रहे थे और मजे भी ले रहे थे, उससे भी पता चलता है कि एक्चुअल में जो विरोधी दलों में बैठे हुए लोग हैं, राजनीतिक कारणों से भले ही नीतिगत मामलों पर, सैद्धांतिक मामलों पर योगी जितने मतलब हार्ड फैसले लेते हैं, बुलडोजर भेज देते हैं, उनको लेकर के राजनीतिक कारणों से आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन जो उनका फलसफा है, जो उनका नेक इरादा है, अगर मैं और सही शब्द का इस्तेमाल करूं कि राज्य में जो बदमाशी है, जो गुंडागर्दी है, जो अपहरण के उद्योग चलाते थे, जो फिरौती वसूल करवाते थे, जो चौड़े होकर के चलते थे, गन लहराते हुए चलते थे और जिनको राजनीतिक संरक्षण मिलता था, ऐसे लोगों को ठिकाने पर अगर किसी ने लगाया है और उत्तर प्रदेश को अगर बीमारू राज्य की छवि से निकाल करके एक सही ट्रैक पर डाला है, जहां पूंजी निवेश भी आ रहा है, जहां शांति भी है, जहां गुंडे बदमाशों का, माफियाओं का अब आतंक उस तरीके से नहीं है, तो इस सब को लेकर के भी उनका एक सम्मान है। अब आते हैं उस प्रश्न पर जो आपने किया था कि साहब अमित शाह तो साधने की कोशिश कर रहे थे राजा भैया को और उनसे तो वो नहीं सधे, और जो राजा भैया के नजदीकी थे, जो उनकी अपनी पार्टी के जो भी एमएलए हैं या दूसरे उनके प्रभाव क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने भी चुनाव में वैसा बिहेव नहीं किया, उसके अनुकूल बिहेव नहीं किया जैसा अमित शाह चाह रहे थे। और अब इसमें देखिए कोई दबी छिपी बात तो संजय जी रह नहीं गई है कि योगी आदित्यनाथ जिसको नापसंद करते हैं और वो शो भी कर देते हैं। अमेठी नहीं जाना था उनको तो वो नहीं गए। नहीं, अमेठी गए थे, जहां ये खबर गलत है। अमेठी गए थे, वो अमेठी कैंपेन किया था उन्होंने, भाई गलत बात है। अमेठी गए थे, उन्होंने ये मीटिंग की लगातार थी वहां पे। सूचनाएं आ रही थी कि वो क्या मंच शेयर किया था दोनों ने, किन्होंने? स्मृति ईरानी और योगी स्मृति आदित्यनाथ ने। ईरानी के समय के पक्ष में योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग अमेठी में की थी। इसके वीडियो मौजूद है, खबरें मौजूद हैं हिंदी अखबारों में, आप देख लीजिए गूगल पे।
Yogi Adityanath had covered every constituency. Perhaps he has gone to Raebareli. और ये भी लगातार खबर चली उस समय, और इसका खंडन भी नहीं हुआ है। आज आप कह रहे हैं, वरना ये लगातार खबर चली है कि योगी आदित्यनाथ स्मृति ईरानी के लिए नहीं गए। बहरहाल मेरा कहना सिर्फ इतना है कि योगी आदित्यनाथ का एक अलग सम्मान है। वो सदन में दिखाई दिया, जब सदन काम नहीं कर रहा था तो किस किस ने आकर के उनसे आशीर्वाद लिए, किस किस ने उनके पैर छुए, ये सबने देखा है, ऑन कैमरा देखा है। और इन आपके इन्हीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हराने वाली, समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीतने वाली, अगर योगी आदित्यनाथ से जाकर के मिल रही हैं, अनुप्रिया पटेल की बहन, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, पल्लवी पटेल, पल्लवी जी, पल्लवी पटेल उनसे जाकर के मिल रही हैं, तो ये केवल राजनीतिक घटना नहीं है साहब। इसके पीछे इसके कई एस्पेक्ट्स हैं, राजनीतिक भी हैं। और भले ही लोग कहें कि नहीं इसके पीछे कोई योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक सोच नहीं है या कोई ऐसा उनका मास्टर स्ट्रोक नहीं है, पर मेरा मानना ये है कि जिस तरह के घटनाक्रम चल रहे थे उनमें उनका योगी से जाकर के मिलना एक संदेश और संकेत तो उनकी तरफ से दिया गया है। संजय जी, मैं एक बार बोलना चाहता हूँ। एक मिनट में एक जी, आपसे ये प्रश्न पूछ लेता हूँ, फिर आप साथ में ऐड कर दीजिएगा उसमें कि हम ये भी लगातार देख रहे हैं कि इस सारे प्रकरणों के बीच में योगी जी जो है वो अपना एजेंडा और अपनी जो बड़ी लाइन है वो लगातार खींचते जा रहे हैं। और जैसा कि आपने भी अभी रेफ़र किया और ओंकार जी ने भी रेफ़र किया कि ये जो एंटी कन्वर्शन लॉ का जो अमेंडमेंट लेके आए हैं योगी जी, वो भी एक बड़ी लाइन खींचने वाला कार्यक्रम है और उनका जो हिंदुत्व का क्रेडेंशियल है उसको और भी सुदृढ़ करता है। और ये नेम प्लेट वाले के बाद आया है, और नेम प्लेट वाले में भी योगी जी ने कोई अभी तक पाला छोड़ा नहीं है, वो तो उसके ऊपर डटे हुए हैं। आगे जो भी है वो कांवड़ यात्रा समाप्त हो जाएगी तब भी वो चलेगा। तो इस बात से भी क्या अमित शाह एंड कंपनी असहज हैं कि योगी जी तो अपना वो छोड़ ही नहीं रहे हैं और लगातार उनका कद बड़ा होता जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ओंकार जी आपके भी ध्यान में आया होगा संभवतः कि मैंने अपने अकाउंट से एक पोल डाल दिया, यूं ही डाला था, मैंने कहा चलो देखते हैं कि भाई 2029 में पीएम कैंडिडेट कौन होना चाहिए, और उसमें मैंने योगी, मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, ये 4 नाम डाले थे। आपको ध्यान है कि क्या उसमें परसेंटेज आया? उसमें योगी शायद 67 था शायद। योगी 70% और मोदी 21% और अमित शाह 6%। और आप जानते हैं कि मेरे फॉलोअर्स अधिकतर वही हैं जो बीजेपी के वोटर हैं, तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी के वोटर में क्या स्थितियां चल रही हैं। जी वेन जी। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ 1986 के अंत में मैं ये ताला खुला था अयोध्या का 1 फरवरी 1986 को। मैं दिल्ली में 86 के अंत में, जो उस समय एडिटर थे ऑर्गेनाइजर के और राज्यसभा मेंबर रहे, सब लोग जानते हैं, KR मलकानी, उन्होंने कई किताबें भी लिखी। तो मैं उनसे मिला था झंडेवाला में दिल्ली में। मैंने पूछा ये क्या मामला है, पूरा प्रकरण क्या है? आई हैड नो आइडिया। तो उन्होंने कहा कि ये कोई एक नए मंदिर बनाने का अभियान नहीं है, भारत में लाखों मंदिर हैं। ये मुद्दा मैंने ये सब पहली बात सुना था। ये आंदोलन इज टू डीकोलोनाइज इंडिया, इंडियन कल्चर एंड इंडियन माइंडसेट। तो हमें अपनी प्राचीन सभ्यता को रिक्लेम करना है। हम नेसेसरली मुसलमान किसी अन्य मजहब के खिलाफ नहीं हैं। 86 के बाद इस मुद्दे को ये शब्द मैंने 40 साल बाद नरेंद्र मोदी के मुंह से सुना। और इसको अगर कन्विक्शन के साथ इस पे कोई आदमी काम करता है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के जो अधिकांश नेता हैं वो तो सब गंगोजमन तहजीब वाले हैं, सेकुलर हैं और साफ शब्दों में कहें धिम्मी हैं। तो योगी जी धिम्मी नहीं है, तो वो अपना सहज भाव से काम करते हैं। उन्होंने असेंबली के अंदर कहा कि मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता। असेंबली की कार्रवाई के रिकॉर्ड में है। उन्होंने असेंबली के अंदर कहा कि जो दल अब तक राम मंदिर का और राम अयोध्या आंदोलन का विरोध करते थे, आज वो अपनी भूमिका अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन में तलाश रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाए और ये हमारे आंदोलन की वैचारिक
सफलता है, आज विपक्ष हमारे पीछे चलने को बाध्य है। ये उन्होंने खुल के कहा। तो इतने कन्विक्शन और करेज के साथ, वैचारिक कन्विक्शन के साथ अपनी बात कहने वाले नेता बीजेपी में अब तक मुझे केवल योगी आदित्यनाथ दिखे हैं। बाकी लोग जो है बहुत ही डिप्लोमेटिक भाषा में बोलते थे, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी बोलते थे, वो हिंदुत्व के बारे में बोलते थे। और मुझे सन 86 में मलकानी जी ने कहा था, ये हिंदुत्व खैर ठीक है, ये सब तो हमारा नहीं, ये सावरकर का है, लेकिन हमारे लिए ये हिंदुत्व का जो मायने है वो केवल डीकोलोनाइज करना है। जैसे और आज भी योगी जी ने वही कहा कि अब अकबर नगर नहीं है, ये स्वामित्व वन इसका नाम हो गया है और लखनऊ को आज उसकी पहचान मिल गई है। तो इतने कन्विक्शन के साथ जब योगी आदित्यनाथ काम करते हैं, इतना कन्विक्शन कभी कल्याण सिंह में नहीं था। 1992 में जब अयोध्या में कार सेवा हुई थी, उनकी सरकार गई थी, तब कल्याण सिंह सरकार को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। और आपको याद होगा यूपी कैडर के आईएएस अफसर थे सुशील चंद्र त्रिपाठी, जो बाद में सेक्रेटरी पेट्रोलियम हुए। वो कल्याण सिंह के 78 में जब कल्याण सिंह हेल्थ मिनिस्टर थे, तो वो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे अलीगढ़ के। कल्याण सिंह के वो बहुत करीबी थे। आज वो दुनिया में नहीं है त्रिपाठी जी। तो वो बताते थे कि कल्याण सिंह बहुत ही सबड्यूट थे और बड़े डिमोरलाइज थे इस्तीफा देने के लिए। तो वो करेज ऑफ कन्विक्शन जो है, और लगभग प्रवीण तोगड़िया ऐसी भाषा बोलता था, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो जाते थे और जिससे कंट्रोवर्सी हो जाती थी और वैचारिक जो फोकस होता था वो थोड़ा बिगड़ जाता था और बात कहीं चली जाती थी। लेकिन योगी जी बहुत ही फोकस्ड तरीके से, बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात कहते हैं कि हम लव जिहाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपने सनातन मूल्यों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर उनका अधिकार हलाल है तो हमारा भी जो कमिटमेंट है, जो हमारी परंपरा है, वो सात्विक भोजन है, और वो भी सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान। तो वो कोई इस तरह की डिप्लोमेटिक गोल मोल गंगो जमन तहजीब हिंदू मुस्लिम भाई भाईचारा टाइप भाषा वो नहीं बोलते हैं। और इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी नहीं बोलते, और वो खैर वो पीएम है, तो उनको बोलने में बहुत बातों का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन फिर भी अटल जी की तुलना में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत कुछ कहा है। आप बहुत बार जिक्र कर चुके हैं अपने प्रोग्राम्स में पंच प्रण के बारे में। तो पंच प्रण को भी अगर लोग गहराई से उसको अगर समझना चाहें, तो उसमें भी वही एजेंडा निकलता है, हाउ टू डीकोलोनाइज इंडिया। अगर दिल्ली में अगर वो प्रगति मैदान में भारत मंडपम बना और वहां पे 26 टन की भगवान नटराज की मूर्ति लगी है, और वहां पे जो है कोणार्क मंदिर का बहुत बड़ी तस्वीर वो एक कोलाज लगा है, और जितने हमारे प्राचीन जो हमारे प्रतीक हैं और जो स्मारक हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, सब वहां डिस्प्लेड हैं। वहां पे ताजमहल और कुतुब मीनार नहीं है। अब वो भी हमारी हेरिटेज मान ली गई, ठीक है, उसको हटाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन ताजमहल भारत को रिप्रेजेंट नहीं करता। और वो कब्रिस्तान है, आफ्टर ऑल, है क्या वो उसके अलावा ताजमहल। तो योगी जी के बारे में जो आप बार बार कह रहे हैं कि वो मकबरा है, मकबरा, कब्रिस्तान नहीं, मकबरा, जो बार बार आप कह रहे हैं कि वो बड़ी लकीर खींच रहे हैं, वो कोई लकीर वकीर नहीं खींच रहे, वो बिल्कुल सहज भाव से जैसे वो काम पिछले 7 साल से कर रहे थे वो वैसे ही कर रहे हैं। और वो और उनको भी कई बार टोपी पहनाने का प्रयास हुआ है, उन्होंने टोपी नहीं पहनी है। तो अब भाई चीफ मिनिस्टर ने पब्लिक फंक्शन में जाते हैं तो अपनी आइडेंटिटी उन्होंने बरकरार रखी है, और उन्होंने कभी किसी के बारे में, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री हों, लालू यादव हों या ममता बनर्जी हों, आपको याद होगा ममता बनर्जी ने भी उनको कई बार जो है बंगाल जाने से रोका था। वो झारखंड तक गए, फिर उसके बाद वहां से गाड़ी के माध्यम से वो बाई रोड गए, तो उनको भी तमाम तरह के प्रतिरोध झेलने पड़े हैं। तो वो अपनी आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी के प्रति जो उनका कन्विक्शन है, उससे ये मैसेज निकलता है कि ही इज ड्रॉइंग हिज ओन लाइन। लेकिन अगर यूपी में आपको राजनीति करनी है तो आपको अपनी लाइन पे चढ़ना पड़ेगा। वो बहन जी ने ये करके देख लिया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। उनकी पार्टी आज विधानसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 भी नहीं है, विधान परिषद में 1 भी नहीं, राज्यसभा में 1 भी नहीं है। तो योगी जी जो बड़ी लाइन खींच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जितने आज विधायक और सांसद हैं, उनमें किसी में भी योगी जी जैसा डीकोलोनाइजेशन के लिए या हिंदुत्व के लिए वैसा पॉलिटिकल कन्विक्शन नहीं है जैसा योगी आदित्यनाथ में है। जी। तो अब ओंकार जी के कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लेते हैं, क्योंकि ओंकार जी इसके बाद जो है वो जाएंगे। तो ओंकार जी।
देखिए, अभी वीरेंद्र जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि योगी जी जो हैं, जो उनका अपना फ़ोकस रहता है जिन मुद्दों पर, वो उनका रहता ही है। अब जैसे आप उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, जब भगवान राम का मंदिर का निर्माण का फैसला हो गया, तो उसके बाद से कुल मिलाकर के जब तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह नहीं हुआ, योगी आदित्यनाथ की अयोध्या में 70 से ज़्यादा विजिट हुई। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर, वहाँ 100 भी से ऊपर। उनका पूरी तरीके से वहाँ फ़ोकस रहा। लगातार काशी की यात्राएँ उन्होंने की और उस पूरी व्यवस्था को देखा। अभी मथुरा के बारे में उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है और चुनाव प्रचार के दौरान ही कह दिया था। तो योगी जी का जो कमिटमेंट है, जो फ़ोकस है, वो है, जिसके लिए एक्चुअल में वो जाने भी जाते हैं। अभी संजय जी, एक ओबीसी मोर्चा की बैठक थी लखनऊ में और उस ओबीसी की मोर्चा की बैठक में योगी जी का जो भाषण है, उसका एक अंश मैं आपको बताता हूँ, दर्शकों को बताता हूँ। उन्होंने धन्यवाद। कहा कि ये जो विदेशी आक्रांता आए थे, इन्होंने हिंदुओं को बाँटने का काम किया था और हिंदुओं को बाँट करके अपने उल्लू साधे थे और तरह-तरह के अत्याचार किए थे और जो वो चाहते थे उन्होंने वो किया था। और ज़ाहिर है वो किसके लिए कह रहे थे और किसकी तरफ इशारा कर रहे थे, कोई दबी-छिपी बात नहीं है। और उनको कहना, उनका सीधा-सीधा ये कहना था कि हिंदुओं को आपस में लड़ाने के षड्यंत्र रचे जाते रहे हैं। तो जो इस समय उत्तर प्रदेश में और कुछ दूसरे राज्यों में देखने को मिला है हमें, जिस तरह के नतीजे आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो सब कह रहे थे कि, और वो आंदोलनजीवी भी कह रहे थे, ये दल्लेवाल का भी बाइट आया था कि मंदिर की वजह से मोदी का जो ग्राफ है वो इतना ऊंचा चला गया है, हमारे पास टाइम कम है और उस ग्राफ को नीचे लेकर के आना है। तो बहुत नियोजित तरीके से इन लोगों ने आरक्षण, संविधान और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और 400 सीटें ये इसलिए मांग रहे हैं कि इनको ये करना है, इन्होंने हिंदुओं को बांट दिया। 2019 में जिन दलितों का, जिन अति पिछड़ों का, दूसरे वर्गों का मत बीजेपी को थोक में मिला था, वो छिटक गए, बड़ी संख्या में छिटक गए और वो उस तरफ चले गए और भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ा। एक और बात कहकर के मैं खत्म करता हूं। सेंट्रल हॉल का वो दृश्य हम सबको याद है, जब नरेंद्र मोदी को तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुना गया, यानी प्रधानमंत्री का प्रत्याशी चुना गया और एक-एक करके सब जितने मुख्यमंत्री आए हुए थे, जितने दूसरे नेता आए हुए थे, वो उनको जाकर के बधाई दे रहे थे, लाइन में लगे हुए थे, बुके दे रहे थे। एकमात्र योगी आदित्यनाथ थे जिनकी पीठ थपथपाई थी नरेंद्र मोदी ने। क्यों हुआ था ये? नरेंद्र मोदी ने उनकी पीठ क्यों थपथपाई थी? इससे पहले एक और घटना हुई थी संजय जी। 30 और 31 मई को नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार खत्म करके वाराणसी में मतदान का इंतजार ना करके कन्याकुमारी चले गए थे, विवेकानंद रॉक गार्डन, और वहां भगवा वस्त्र पहने हुए दिखाई दिए थे। क्यों हुआ था ये? बहुत सारे लोग बहुत सारे तर्क देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को यह जानकारी ना हो कि वाराणसी में क्या चल रहा है और जमीन पर क्या हो रहा है। सूचनाएं तो उनके पास थी कि वाराणसी इस बार आसान नहीं है, इसलिए वो दूसरे तरीके से एक संदेश और संकेत देते हैं और इस बार भी उन्होंने देने की कोशिश की। ऐसा सोचने और कहने वालों की अब कोई कमी नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं होते तो वाराणसी फंस गया था इस बार। बुरी तरह फंस गया। वाराणसी अगर निकला है तो योगी आदित्यनाथ की जो परिश्रम है, जो उनका कौशल है और जो उनकी मेहनत है, उसकी वजह से निकला। इसलिए सेंट्रल हॉल में हमने
योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाते हुए प्रधानमंत्री को देखा था। जी, तो अब ओंकार जी विदा ले रहे हैं, तो हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेके वीरेंद्र नाथ जी से और उसके बाद प्रश्नों पर चलते हैं। जी सर, आगे आओ तो मैं एक बात कह दूं सर। सब जो बात यूपी में जो मैं देख रहा हूं कि 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव के बाद और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ, और ये जो माहौल बनाया गया कि एक लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग पैदा हो गया है, बेनिफिशियरीज का एक वर्ग पैदा हो गया है, और हमने बड़ी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स कर ली है, पसमानदा को भी शामिल कर लिया है, और हमने कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो पूरा तंत्र था उसको हमने ध्वस्त कर दिया है। तो इस चुनाव ने बीजेपी की इस गलतफहमी को दूर कर दिया। यानी उसने ये बता दिया है कि जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के खिलाफ अभी आपकी लड़ाई उसी शिद्दत से चलनी चाहिए जैसी आप 10 साल से चल रहे थे। और अगर कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को मैं बहुत सिंपल शब्दों में अगर आपको एक्सप्लेन करूं, तो जैसे कि एक वो आता है, एक जो चाइनीज डिश है मंचूरियन, अगर मंचूरियन में अगर अजीनोमोटो का सॉल्ट नहीं है तो मंचूरियन इज लाइक एनी अदर वेजिटेबल। तो जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में आपको लगातार मैसेजिंग करनी पड़ती है कि आप भी सत्ता प्रतिष्ठान के बराबर के हिस्से हैं, आप भी सत्ता प्रतिष्ठान में हैं, आपकी भी हिस्सेदारी है। तो यहाँ पे कुर्मियों में इस बात को लेकर के ये नाराजगी थी कि हमको अपना ड्यू शेयर नहीं मिल रहा है, और इसका संकेत 2022 में ही मिल गया था जब समाजवादी पार्टी में भी अच्छी संख्या में कुर्मी विधायक चुन करके आए थे। तो ये सारा और पार्सियों में भी ये थी एक मर्मरिंग कि दे आर नॉट गेटिंग देयर ड्यू शेयर। और दूसरे ये एक माहौल जो बनाया गया है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, और उसमें उसमें सत्यता भी है कि बड़ी संख्या में 28-30 जिलों के डीएम जो है राजपूत जाति के हैं, एसपी हैं, एसएसपी हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, और 1500 से ऊपर थाने हैं, उसमें बड़ी संख्या में जो है थानेदार ठाकुर हैं। अब लखनऊ में भी है जो है मोर देन 2/3 जो थानेदार लखनऊ में है वो सवर्ण है। तो थानेदारों की नियुक्ति के माध्यम से अब भले जो अब उसमें पुलिसिंग की क्वालिटी आप मत देखिए, आप उसमें लॉ एंड ऑर्डर मत देखिए, केवल जाति आधारित आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को मैसेजिंग होती है थानेदारों के माध्यम से, एसडीएम, डीएम और एडीएम और कमिश्नर के माध्यम से। इसमें सरकार थोड़ी कमजोर साबित हुई है योगी आदित्यनाथ की। तो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को आपको मैनेज करना पड़ेगा, वरना सपा बसपा के जो टूल्स हैं अपने जाति के आधार पर मोबिलाइज करने के, पीडीए वाला या बहुजन समाज वाला, ये कहीं ना कहीं रेलेवेंट बने रहेंगे। उसकी रेलेवेंस से आपको लड़ना है। अब उसका पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या होगी, उसका सॉफ्टवेयर क्या होगा, इट इज फॉर द बीजेपी टू डिसाइड। लेकिन इस सरकार के बारे में ये तो परसेप्शन है ही, और तमाम जो मेरे कुछ लोग जानने वाले जेएनयू में हैं जो इस तरह के लोग समाजशास्त्र के, उनका कहना है कि जो बहुजन समाज है वो बीजेपी की सरकार को देखता है एज इफ ये अपर कास्ट का बैकलैश है अगेंस्ट द लॉन्ग रूल ऑफ समाजवादी पार्टी एंड बहुजन समाज पार्टी। ये परसेप्शन तो है, तो इससे लड़ना है आपको। और केवल ये आपने कह दिया कि हमने सबको आवास दे दिया, एलपीजी सिलेंडर दे दिया, पीएम किसान सम्मान दे दिया, और हमने और पानी दे दिया, और आयुष्मान भारत दे दिया, 5 किलो गेहूं दे दिया, पहले 10 किलो दिया था। तो ये पैट्रोनाइज करने की जो बू आती है इस विकास की योजनाओं से, सबका साथ सबका विकास की योजनाओं से, अब लोग एक्सक्लूसिव चाहते हैं। अब आप जो आपका दावा है कि आपकी पॉलिटिक्स इंक्लूसिव है, लेकिन आपको लड़ना उन लोगों से जो एक्सक्लूसिव हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। ये कैसे लड़ेंगे ये तो उनको तय करना है। और बीजेपी को ये बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि 10 साल के बाद ये पारसी और कुर्मी समाज आपसे दूर क्यों हो गया। ऐसा क्या चीज है जो समाजवादी पार्टी दे सकती है कुर्मी समाज को, और जो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा कैसे चुनाव जीत गया, सुल्तानपुर से रामभुवन निषाद चुनाव, बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर से तो जीतना ही था। या रामभुवन निषाद कैसे जीत गया चुनाव, या राजेश राठौर सीतापुर से वो तेली चुनाव कैसे जीत गया। सीतापुर आपकी इतनी पुरानी मजबूत सीट थी, वहां से वो कैसे जीत गया। वो जो जीता है समाजवादी पार्टी का भदौरिया, वहां से लखीमपुर से या धौरारा से, वो तो बहुत कम मार्जिन है, 24,000 मार्जिन है, ज्यादा नहीं है। देखिए लखीमपुर की स्थिति जो है वो बिल्कुल अलग है ये, क्योंकि जो मैंने पहले भी
इसको फ्लैग किया था और ये किया था ना कि जिस तरह से योगी को अंडरलाइन किया जा रहा था। आप जानते हैं कि टेनी जो है उस क्षेत्र में योगी विरोधी जो राजनीति है उसकी धुरी थे और वहाँ के सारे एमएलएज को पिछली बार जो टिकट दिया गया था तो उन्होंने एक को छोड़ के, जिले में 2 को छोड़ के और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 को छोड़ के सबका विरोध किया था। तो उन्होंने हिसाब बराबर कर दिया। तो टेनी को टिकट देना बहुत आत्मघाती था। आप पीलीभीत टेनी अमित शाह के खास आदमी है, आपको पता नहीं क्या? साहब सबको मालूम है। नहीं, पीलीभीत आप बीजेपी जीत गई, शाहजहांपुर जीत गई, फर्रुखाबाद जीत लिया, बरेली आपने जीत लिया, लेकिन बदायूं आप हार गए केवल। और आप और खैर वो भी जीत गए वहां से जो उनके जो आपके वो जो उनके साहबजादे हैं जितेंद्र प्रसाद जी के, जतिन प्रसाद। हम थोड़ा मुझे लग रहा है मुद्दे से भटक रहे हैं। ये मुद्दा हमारा था नहीं। हमारा मुद्दा तो आज का थोड़ा योगी जी की जो राजनीति जो वो करेक्शन कर रहे हैं उससे संबंधित थी। आइए चलते हैं प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न आ रहा है भाई 24। ये कह रहे हैं कि अन्य भाषा में भी वीडियो बनाएं प्लीज़। भाई हमें तो 2 ही आती हैं, वो 2 ही में बनाते हैं। तीसरी भाषा जो है उसमें हम इतने प्रोफिशिएंट नहीं है कि तीसरी भाषा में बना पाए। क्षितिज तिवारी सर, रोज़ कास्ट सर्वे की बात होती है रिजर्वेशन इंक्रीज करने की, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन करने की, डर लगता है रोज़ क्या करें, ये सब होगा आप लोग बताएं। देखिए प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन कैसे होगा, नहीं संभव। सरकार, मैं बता रहा हूँ ना, मैं पहले समझा देता हूँ, लोग बार बार पूछते हैं तो इसको मैं एक बार समझा ही देता हूँ कि रिजर्वेशन जो होता है उसके लिए पहले पोस्ट क्रिएट की जाती है, उन पोस्टों पर रिजर्वेशन होता है जैसे सरकारी सेक्टर में होता है। तो सरकार ने इससे बचने के लिए, सरकारों ने क्यों बचने के लिए, क्योंकि ये सबको पता है कि भाई जो पोस्ट्स हैं वो लिमिटेड है, खर्चा पोस्टों का होता है, पोस्टों का खर्चा बचाने के लिए वो पोस्ट क्रिएट नहीं करते। जो बाकी पोस्टें होती हैं उसमें फिर जो है वो टेम्परेरी या आपके कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या इस तरह से कर करके वो सब करते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर को आप पोस्ट क्रिएट करने के लिए कैसे विवश करेंगे, ये मुझे जिस दिन आप समझा देंगे उस दिन मैं आपकी बात मान लूँगा। प्राइवेट सेक्टर तो अपनी मर्जी से पोस्ट क्रिएट करेगा ना। आप ज़्यादा कहेंगे कि नहीं साहब ये करना वो करना है, पोस्टों का हिसाब दो, तो पूरा इंस्पेक्टर राज हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर भाग जाएगा, खत्म हुई बात। एक स्टेट अगर करेगी तो दूसरी स्टेट, कर्नाटका में क्या हुआ, कर्नाटका में कहा गया कि साहब प्राइवेट सेक्टर में लोकल लोगों का रिजर्वेशन होगा और 100% COD पोस्ट में और 50% क्लास बी में और 25% क्लास ए में। तुरंत, मतलब जिस दिन उन्होंने ये बिल पास किया है उसके 2 घंटे में, 2 घंटे के अंदर अंदर चंद्रबाबू नायडू के जो दूत थे वो कर्नाटका के जितने भी इंडस्ट्रीज बड़े बड़े थे उनसे सबसे संपर्क साधने में लग गए कि छोड़ो कर्नाटका, यहाँ आओ, तुमको 100 साल की गारंटी देंगे, कोई किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं, और ये कंसेशन वो कंसेशन, आ जाओ। जैसे ही पता चला सिद्धरामैया को उनके हाथों के तोते उड़ गए, तुरंत फुरत उस पर स्थगन ले आए। तो भाई ये प्रैक्टिकल बहुत डिफिकल्ट है, ये संभव ही नहीं है। तो यही प्रयास हरियाणा में हो चुका है, हरियाणा में हो चुका है, वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया। जो लोग कहते हैं कि संविधान बदल देंगे वो स्वयं संविधान का उल्लंघन करके ये करने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट सर, एक बार ये भी बता दीजिए, भारत के किसी भी राज्य में सरकारी नौकरियों की संख्या कुल आबादी का 2% से कम है, किसी भी राज्य में। और हाँ, इसमें नगर निकाय जिला पंचायत की संख्या शामिल नहीं है। स्टेट ट्रेजरी से तनख्वाह पाने वाले जो सरकारी नौकर हैं उनकी संख्या उस राज्य की आबादी का 2% कम है। तो आरक्षण जो है वो पैनिशिया नहीं है, आरक्षण केवल ये है कि हर वर्ग का सरकारी नौकरी में रिप्रेजेंटेशन है। इसको एंश्योर करने के लिए आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है, आरक्षण कोई नरेगा या मनरेगा योजना नहीं है। ये भी बहुत लोगों को भ्रम बना हुआ है। यूपी में जो 8 लोग जो लोग बेरोजगार हैं उसमें बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनको सरकारी नौकरी ही करनी है, चाहे वो सिपाही बनेंगे पुलिस में
लेखपाल बनेंगे या टीचर बनेंगे या कहीं और जाएंगे, लेकिन सरकारी नौकरी ही करेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको लेके समस्या कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि इस बार बजट में कोई नई थोड़ी व्यवस्था की गई है स्किलिंग के लिए और एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव प्रोग्राम की व्यवस्था की गई है। ये बात बहुत पहले देश में होनी चाहिए थी। जी, आगे चलते हैं। बैक कोड नेक्स्ट। और कितने एपिसोड एक्सपोज होंगे? राहुल मोदी से ठंडा करके खाएंगे, मास्टर स्ट्रोक तो ऊपर से पक गए साहब, ऊपर से रोज के कुछ बड़ा होने वाला है न्यूज। एनीवे इट्स अ कमेंट, इसका हम क्या सर उत्तर दें? उनको बता दीजिए ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है, ये 1-2-10 साल में नहीं खत्म होने वाली है। जी हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। राकेश, ओबीसी इनकम लिमिट स्टक फॉर 7 years, व्हेन विल इट बी रिवाइज्ड स्पेशली आफ्टर द एलएस इलेक्शन? अगर पुअर ओबीसी को लाभ मिल रहा है इससे, तो आपको समस्या क्या है? व्हाई डू यू वांट रिच टू बी इंक्लूडेड? नेक्स्ट। योद्धा सिंह, बीजेपी विल ब्रेक इनटू नरम दल गरम दल, गरम दल लीडर योगी, नरम दल लीडर शाह, मार्गदर्शक बिन नोबेल मोदी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है योद्धा जी, सब कुछ नहीं निश्चित होने वाला रहिए। है बीजेपी में। रितिका नेक्स्ट। रितिका जी, सर आई स्पेंट मनी सेंट फॉर SC वार्निंग हिंदुत्व योगी नॉट एज पॉपुलर ऑन ग्राउंड, यू लाफ नॉट लिसन। रितिका जी, आप कई बार लिख चुकी हैं, मुझे पता नहीं आप बार बार क्यों एक ही बात लिखती हैं। तो हमारे सर्वे में ऐसा कुछ नहीं आया जो आप कह रही। नेक्स्ट। योद्धा सिंह, आई एग्री विद रितिका, हमने उसका उत्तर दे दिया। नेक्स्ट। आर्यवीर, कास्ट सेंसस की वेव क्या बीजेपी सह पाएगी? मुझे लगता है यह मुद्दा बहुत डीप पेनेट्रेट कर रहा है, स्पेसिफिकली SC OBC यूथ में। यूथ के दिमाग में आज़ाद लक्ष्मण यादव जैसे लोग जहर बो रहे हैं जाति के नाम पर। वो अपना जी। काम करेंगे सर। इनको बता दिए राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव हुए 1 साल नहीं हुआ है, और इन तीनों राज्यों में SC ST OBC की आबादी 80% से कम नहीं है। क्या हुआ वहां पे? क्यों नहीं इसको मुद्दा बनाया कांग्रेस ने इस चुनाव में? बिहार में तो मुद्दा बना दिया, छत्तीसगढ़ में तो 90% आबादी SC ST OBC की है, वहां मुद्दा क्यों नहीं बनाया आपने इसको? राजस्थान में क्यों नहीं बनाया? राजस्थान में तो जाटों को भी ओबीसी में शामिल किया गया है। जी, चलिए इसी के साथ आज का कार्यक्रम अब यहीं पर हम इसको विराम देंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।